नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्रा माइंड टीजीटी पीजीटी में। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपका टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को फिनिश कर दिया था और अभी जो हमारा नया टॉपिक है आज वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी, जिसको हम बोलते हैं नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, आधे ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं, उसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। तो आज हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो हम पहले बताएंगे आपको कि जो आईवीसी है उसका सामान्य कुछ परिचय देंगे हम आपको सिंधु सभ्यता का, फिर बताएंगे कि सिंधु सभ्यता की कला कैसी है। चलिए, तो हम बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय देते हैं, बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के कैसे कैसे क्या क्या नाम थे, उसका थोड़ा बहुत सामान्य परिचय पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सामान्य परिचय है सिंधु सभ्यता का, सामान्य परिचय, इसको सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता ये सब बोलते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है और इसको नगरीय सभ्यता या काशीयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसके अन्य नाम भी रखे गए हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन सभी नामों से इसको पुकारा जाता है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित, पश्चिमोत्तर भाग में विकसित आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है और काशीयुगीन और प्रथम नगरीय सभ्यता भी ये कहलाई। कौन कौन सी? काशीयुगीन और प्रथम नगरीय सभ्यता भी ये कहलाई। तो इसी के जो अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इसके अन्य नाम, इसको जो पुकारा जाता है अन्य नामों से, उसमें बोला जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और सैंधव सभ्यता। तो इसके जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं? सैंधव सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, और इसी को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसके ये सभी नाम भी हैं, सैंधव सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसके ये सभी भी इसके नाम हैं। तो इसी में आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि आपका ये है कि पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में विकसित हुई। क्या बन सकता है कि सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में विकसित हुई। तो आप क्या बताएंगे इसमें? पहला क्वेश्चन बनेगा आपका इसका पश्चिमोत्तर भाग में। किस भाग में विकसित हुई? पश्चिमोत्तर भाग में। तो ये जो बन गया आपका इसमें पहला क्वेश्चन कि पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। इसी में दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, वो पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस काल में विकसित हुई थी। किस काल में विकसित हुई थी विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए। तो विकास की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। विकास की दृष्टि से इस काल में ये सिंधु सभ्यता जो थी विकसित हुई थी। और अगर पूछा जाए कि धातुओं के प्रयोग की दृष्टि से किस काल में हुई थी इसका विकास, तो आप बताएंगे काशीयुगीन। ये धातुओं की दृष्टि से,
तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया। अगर पूछा जाए विकास की दृष्टि से किस काल में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, तो आद्य ऐतिहासिक काल। और पूछा जाए धातुओं के प्रयोग की दृष्टि से, तो आप बताएंगे काशीयुगीन सभ्यता। इसी में चौथा जो क्वेश्चन बन सकता है वो पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी की कि पहली कौन सी सभ्यता है जिसे नगरीय सभ्यता बोला गया था, प्रथम नगरीय सभ्यता, वो कौन सी सभ्यता है जिसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया। तो आप क्या बताएंगे, प्रथम नगरीय सभ्यता किसे बोला गया, सिंधु घाटी की सभ्यता को। किसे बोला गया था प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में इसमें बन सकते हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कि भारतीय उपमहाद्वीप सिंधु सभ्यता जो भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में विकसित हुई, तो आप बताएंगे पश्चिमोत्तर भाग में। इसी में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता किस काल में विकसित हुई थी विकास की दृष्टि से, तो आप बताएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। अगर पूछा जाए कि धातुओं की प्रयोग की दृष्टि से किस काल में विकसित हुई, तो आप बताएंगे काशीयुगीन। इसी में पूछा जाए कि कौन सी वो सभ्यता है जिसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया, तो आप क्या बताएंगे, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया। इसी में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अलग अलग नाम क्या क्या थे, तो आप बता सकते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका अलग नाम, सिंधु सरस्वती भी सभ्यता बोला जाता है, उसे सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु घाटी की भी सभ्यता बोला जाता है, और हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। इसी में जो इंपॉर्टेंट जो एक और क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बन सकता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है, तो सबसे जो उपयुक्त नाम होगा वो होगा आपका हड़प्पा सभ्यता। कौन सा होगा, हड़प्पा सभ्यता। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता के लिए सबसे जो उपयुक्त नाम है वो कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले जब खोज हुई थी स्थल की, तो वो हड़प्पा जो स्थल है इसी की सबसे पहले खोज हुई थी, तो इसलिए सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें अब हम आपको बताएंगे कि सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे कि सिंधु सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो जो सिंधु सभ्यता का जो स्वरूप है वो विस्तारवादी स्वरूप है। अब हम क्या बताएंगे, सिंधु सभ्यता का स्वरूप। सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा है, सिंधु सभ्यता का जो स्वरूप है वो विस्तारवादी स्वरूप है। कैसा स्वरूप है, विस्तारवादी स्वरूप। तो जो सिंधु सभ्यता है वो उत्तर भाग में, सिंधु सभ्यता उत्तर भाग में जम्मू कश्मीर के जम्मू में चेनाब नदी के तट पर स्थित मांडा में ये फैली हुई है, मांडा तक फैली हुई है। चेनाब नदी के तट पर स्थित मांडा तक फैली हुई है उत्तर में। अगर दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के की सहायक नदी है के तट पर स्थित एक सहायक नदी है, वो है प्रवरा नदी, जिसके प्रवरा नदी के पास दैमाबाद तक ये फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है, दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई है। हम आपको बताते हैं इसका स्वरूप, जो इसका विस्तार है, तो सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता जो है वो एक विस्तारवादी इसका स्वरूप है। सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा है, सिंधु सभ्यता का जो स्वरूप है वो विस्तारवादी है, विस्तारवादी स्वरूप है। सिंधु सभ्यता का स्वरूप विस्तारवादी स्वरूप है। तो सिंधु सभ्यता जो है वो उत्तर में चेनाब, जम्मू कश्मीर के जम्मू में चेनाब नदी के तट पर स्थित मांडा तक फैली हुई है। चेनाब नदी के तट पर स्थित मांडा तक, कहां तक फैली हुई है, मांडा तक। और यही दक्षिण में जो है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक सहायक नदी है, प्रवरा नदी, जहां पर दैमाबाद तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है ये, दक्षिण में ये गोदावरी
दक्षिण में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा कौन सी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा। प्रवरा के तट पर स्थित दैमाबाद तक फैली हुई है। कहां तक फैली है? दैमाबाद तक। तो ये जो है दक्षिण में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी है, जो कि उसकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये दैमाबाद तक फैली हुई है दक्षिण में। इसी में आता है पूरब में। तो जो पूरब में है, पूरब में उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ जिले के यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के तट पर एक स्थित है, बाएं तट पर स्थित है हिंडन नदी। तो जो हिंडन नदी है वहां पे ये आलमगीरपुर तक फैली हुई है। पूरब में कहां तक फैली हुई है? आलमगीरपुर तक। तो यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित, यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित हिंडन नदी, कौन सी? हिंडन नदी के किनारे पर आलमगीरपुर तक ये फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? आलमगीरपुर तक, पूरब में। आलमगीरपुर तक फैली हुई है। तो इसी में ये अगर दक्षिण में बात की जाए, दक्षिण में तो पाकिस्तान के कराची से लगभग, ये पूरब में क्या है? पूरब में पाकिस्तान के कराची से लगभग 300 किलोमीटर दूर दास्क अथवा दस्त नदी के तट पर स्थित सुतकांगे डोर तक ये फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? सुतकांगे डोर तक। दास्क अथवा दस्त के मुहाने पर स्थित सुतकांगे डोर, कहां तक? सुतकांगे डोर तक फैली हुई है। सुतकांगे डोर तक ये फैली हुई है। तो ये हो गया आपका पश्चिम में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पश्चिम में। उत्तर में चेनाब नदी के मांडा तक फैली हुई है, और यहीं पे दक्षिण में ये गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के दैमाबाद तक फैली हुई है। इधर ही पूरब में अगर बात की जाए तो पूरब में ये उत्तर प्रदेश का जिला है, मेरठ जिले के यमुना नदी के बाएं में सहायक नदी एक है, हिंडन नदी। तो हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर तक ये इसका फैलाव है। कहां तक है? आलमगीरपुर तक। इधर ही पश्चिम में बात की जाए तो दास्क अथवा दस्त नदी के मुहाने तट पर स्थित सुतकांगे डोर तक ये फैली हुई है। तो इसका जो विस्तार है ये आपका ऐसे है। इसी में आपका एक और क्वेश्चन बनता है, इसमें है कि जो ये जो आपके जो सभ्यता है, इसमें 6 नगर स्वीकार किए गए। कितने किए गए? इसमें सिंधु सभ्यता में 6 नगर जो है स्वीकार किए गए। अगर वर्तमान की स्थिति में देखा जाए, बात की जाए, तो वर्तमान में इसमें ये 9 नगर स्वीकार किए गए। कितने किए गए? 9 नगर। तो इसमें आप इसको नोट कर लीजिए कि सिंधु सभ्यता का वर्तमान में जो नगर बताए गए हैं, तो वो बताए गए हैं 6, सॉरी वर्तमान में 9 बताए गए हैं, और जो पहले बताए गए थे वो बताए गए थे 6। सिंधु सभ्यता में परंपरागत रूप में अगर देखा जाए, परंपरागत रूप में अगर देखा जाए तो 6 नगर स्वीकार किए गए। कितने नगर स्वीकार किए गए? 6 नगर। 6 नगर स्वीकार किए गए। अगर वर्तमान में देखा जाए तो 9 नगर स्वीकार किए गए। कितने किए गए वर्तमान में? वर्तमान में 9 नगर स्वीकार किए गए हैं। अब इसी में आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि एग्जाम में अगर आ जाए कि सिंधु सभ्यता में परंपरागत रूप में कितने नगर स्वीकार किए गए, तो आप बता दो कि 6 नगर स्वीकार किए गए। इसी में पूछा जाए कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो कितने? 9 नगर। और अगर एग्जाम में
नौ नहीं दिया है तब तो आप 6 नगर पे लगाओगे। अगर दोनों ही दिए हैं इस स्थिति में आप 9 नगर में बताओगे। क्या बताओगे? 9 नगर स्वीकार किए गए। अगर एग्जाम में दोनों दिए हैं, 6 भी दिया है और 9 भी दिया है, दोनों नगर दिए गए, 6 नगर की संख्या मतलब 6 भी दी गई है और आपकी 9 भी संख्या दी गई है, तो आप 9 पर टिक करोगे। किस पे बताओगे? 9 पर। अगर 9 नहीं दिया गया तो उस स्थिति में आप सिर्फ 6 पे टिक करोगे। तो आपका जो एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो वर्तमान वाला जो नगर की जो संख्या बताई गई है इस पे आपको बताना है। तो 6 नगर, इसमें 9 नगर आपके स्वीकार किए गए वर्तमान में सिंधु सभ्यता में। तो अभी हम जो आपको बताएंगे इसी में नेक्स्ट, इसमें बताएंगे हम आपको कि सिंधु सभ्यता जो है उसमें अलग अलग जो देश हैं, 3 देश हैं, उसमें प्रांतों के बारे में बात की गई है, 3 देशों के बारे में। तो दोस्तों अभी जो हमारा जो टॉपिक है हम बताएंगे आपको कि सिंधु सभ्यता में अलग अलग स्थल पाए गए हैं और अलग अलग 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो इन तीनों ही देशों में अलग अलग प्रांत हैं और प्रांतों में अलग अलग आपके स्थलों के बारे में चर्चा की गई है। तो जो पहला जो देश है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में क्या है, उसमें 2 स्थल पाए गए हैं। उसमें पाया गया मुंडी गाफ और सुरतगुई। कौन से पाए गए 2 स्थल? मुंडी गाफ और सुरतगुई। तो 2 स्थल इसमें पाए गए हैं, मुंडी गाफ और सुरतगुई। इसी में आपका आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में 3 प्रांत हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान। तो पंजाब प्रांत जिसे हम बोलते हैं पूर्वी पंजाब भी कहते हैं जिसमें, तो उसमें पंजाब प्रांत में जिसे पूर्वी पंजाब भी कहते हैं, तो उसमें हड़प्पा स्थल पाया गया है। इसी में नेक्स्ट है सिंध प्रांत जिसमें मोहनजोदड़ो आता है स्थल, और चानूदड़ो आता है, आमरी आता है, फोदीजी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाए गए स्थल हैं। इसी में आता है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में जो स्थल हैं उसमें भी अलग अलग स्थल बताए गए हैं। तो हम एक एक बारी बारी से आपको डिस्कस करेंगे। तो हमारा बताते हैं कि वो 3 देश हैं और तीनों ही देशों में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्थल बताए गए हैं। कौन कौन से हैं जिसमें सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो अफगानिस्तान जो है इसमें 2 स्थल पाए गए। कितने पाए गए? इसमें 2 स्थल, 2 स्थल पाए गए। तो पहला स्थल है सुरतगुई। इसी में दूसरा जो स्थल है वो है मुंडी गांव। कौन सा है? मुंडी गांव। तो इसमें 2 स्थल पाए गए अफगानिस्तान में, सुरतगुई और मुंडी गांव। अब आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में 3 प्रांत हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान। कौन कौन से हैं? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, तीसरा है, पहला पंजाब प्रांत है, दूसरा सिंध प्रांत और तीसरा है बलूचिस्तान। ये है पाकिस्तान के प्रांत जिसमें अलग अलग स्थल पाए गए हैं। तो आपका जो पंजाब प्रांत है जिसको पश्चिमी पंजाब भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? जैसे पश्चिमी पंजाब भी कहेंगे हम, पश्चिमी पंजाब भी कहेंगे, जिसमें जो स्थल है वो है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा स्थल। इसी में आता है सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में जो स्थल पाए गए हैं, सिंध प्रांत में जो स्थल हैं वो है आपके, सिंध प्रांत के जो स्थल हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो, इसी में फोदीजी स्थल है ये भी, और है आमीरी। ठीक है, तो ये सिंध प्रांत में पाए गए स्थल हैं। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है जिसमें मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो, फोदीजी और आमीरी ये स्थल पाए गए। अब आता है बलूचिस्तान जिसमें पाए गए सुतकांगेडोर। कौन कौन से स्थल पाए गए इसमें पाए गए हैं बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, बालाकोर और नाल। तो हम इन पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से स्थल हैं इसमें बलूचिस्तान प्रांत में? सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, बालाकोर, कौन सा है इसी में? बालाकोर
और इसी में आएगा आपका नान। क्या है? नान। तो ये हो गए पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में जो स्थल पाए गए हैं अलग अलग प्रांतों में, तो ये उनके बारे में आपको हम आगे जाके सब पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी में आता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो देश है इसमें 7 स्थल पाए गए हैं, 7 प्रांत हैं, उसमें अलग अलग स्थल पाए गए हैं। कितने पाए गए हैं? 7 पाए गए हैं इसमें। हाँ, और इसमें तीन प्रांत हैं और इसमें 2 स्थल पाए गए हैं। तो जो हिंदुस्तान है उसके बारे में बताते हैं। तो हिंदुस्तान में पंजाब है, कश्मीर है, गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये 7 प्रांत हैं, अलग अलग इनमें स्थल पाए गए हैं। तो अब हम हिंदुस्तान के बारे में बताएंगे, उसमें जो 7 स्थल पाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो हिंदुस्तान में कितने पाए गए? हिंदुस्तान में 7 प्रांतों में संदर्भ स्थल पाए गए हैं। तो कितने पाए गए हिंदुस्तान में? 7 संदर्भ स्थल, वो सॉरी 7 प्रांत में अलग अलग स्थल पाए गए हिंदुस्तान में। तो पहला जो प्रांत आता है वो होता है आपका पंजाब प्रांत। तो पंजाब प्रांत में आएगा मांडा और बुर्जहोम, 2 स्थल हैं। कौन कौन से हैं? सॉरी, मांडा पंजाब में नहीं है, ये कश्मीर में है। कश्मीर में तो कश्मीर में कौन कौन से हैं? मांडा और बुर्जहोम। इसी में आता है पंजाब। तो पंजाब जो है उसमें भी 2 स्थल पाए गए हैं, जिसे पूर्वी पंजाब भी कहेंगे हम। क्या बोलेंगे? पूर्वी पंजाब कहेंगे, जिसमें 2 स्थल हैं, रोपड़ और कोटला नेहंग। कौन से हैं? पंजाब प्रांत में, जिसे हम क्या बोलेंगे? पूर्वी पंजाब भी कहेंगे। इसमें 2 स्थल हैं, रोपड़ और कोटला रोपड़ और कोटला निहंग। रोपड़ और कोटला निहंग। तो ये हो गए आपके पंजाब प्रांत के। किसके हुए ये? पंजाब प्रांत के। अब इसी में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं 2 स्थल? आलमगीरपुर और मांडा। उत्तर प्रदेश में 2 स्थल हैं, आलमगीरपुर और मांडा। इसी में नेक्स्ट है महाराष्ट्र, जिसमें आता है दैमाबाद। महाराष्ट्र में कौन सा आएगा? महाराष्ट्र में आएगा दैमाबाद स्थल। कौन सा स्थल आएगा महाराष्ट्र में? दैमाबाद। और उत्तर प्रदेश में आएगा आलमगीरपुर और मांडा। उत्तर प्रदेश में आएगा आलमगीरपुर और मांडा। अब आता है राजस्थान। तो राजस्थान में आता है कालीबंगा और बलाथल। 2 स्थल पाए गए हैं राजस्थान में। राजस्थान कालीबंगा और बलाथल। कौन से 2 स्थल पाए गए हैं? कालीबंगा और बलाथल। ये है राजस्थान के स्थल। कालीबंगा और बलाथल जो है राजस्थान के स्थल हैं। कालीबंगा और बलाथल। अभी आते हैं गुजरात के, तो जिसमें आता है लोथल, सुरकोटदा। तो ये स्थल किसके हैं? ये जो है ये हैं आपके गुजरात के, धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथल। गुजरात के स्थल हैं धौलावीरा, सुरकोटदा, और लोथल। ये हो गए आपके, ये हो गए गुजरात के। किसके हुए ये हैं गुजरात के स्थल, गुजरात के।
ये जो स्थल हैं गुजरात के हैं, धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथल, ये गुजरात के स्थल हैं। तो आप इनको नोट डाउन कीजिए। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे राजस्थान और हरियाणा के बारे में। तो राजस्थान के हमने कालीबंगा और बलासर राजस्थान के तो बता दिए। हरियाणा के आएंगे राखीगढ़ी, मिताथल, बनावली और कुणाल। हरियाणा के आएंगे मिताथल, बलावल और राखीगढ़ी। कौन कौन से आएंगे? मिताथल, बलावल और राखीगढ़ी और कुणाल। तो ये हैं आपके हरियाणा के। हरियाणा के जो होंगे मिताथल, राखीगढ़ी, बलाथल, ये किसके हैं? 7वें नंबर पे आपका यही आएगा। 7वें नंबर पे आपका हरियाणा है, जिसमें मिताथल, राखीगढ़ी और बलाथल, तो ये इसके अंदर स्थल पाए गए हैं। बनावली और कुणाल आएगा, बलाथल नहीं, बनावली, बनावली, बनावली और कुणाल। तो ये जो स्थल हैं ये हैं हरियाणा के। कौन से हैं ये? बलाथल आएगा राजस्थान में, इसमें बनावली आएगा, बनावली और कुणाल। तो ये आपके सातों ये प्रांत हो गए हिंदुस्तान के। ये सातों प्रांत किसके हो गए? ये सातों प्रांत हो गए आपके हिंदुस्तान के। तो चलिए, आपका आज जो है ये आपका हम लोगों ने आपका ये टॉपिक करा दिया। कल जो हम आपसे नेक्स्ट जो आपको कराएंगे, नेक्स्ट होगा हमारा हड़प्पा स्थल के बारे में। हम आपको कल आपको हड़प्पा स्थल के बारे में बताएंगे। तो आपको अगर हमारा अगर ये पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। कल हम मिलते हैं आपको, और कल